हे एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2022 का सीटेट का पेपर 2। इससे पहले हम एक पेपर 2022 का कर चुके हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। 2011 से लेकर 2023 तक सारे सीटेट के जो पेपर हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट सीडीपी पीवाईक्यू, आप जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा-सा आपको ब्लर दिख सकता है, लेकिन आपको अच्छे से समझ आने वाला है क्योंकि ये ऑनलाइन पेपर हुआ है, उसका प्रिंट निकाला है। 2022 में ऑनलाइन हुआ था पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट है, किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं? उनकी एथलेटिक्स क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित रहता है। देखो यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें साफ साफ दिख रहा है हमें कि बच्चा जो है वो लॉजिकल थॉट लगाने लगा है थोड़ी थोड़ी। उसमें जो है एथलेटिक एबिलिटीज भी डेवलप हो गई है और यहाँ पे कंक्रीट भी यूज हुआ है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जो पियाजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये वहीं से मिलती जुलती स्टेज होगी। तो वहाँ से जो मिलती जुलती स्टेज है वो है मिडल चाइल्डहुड। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो मिडल चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं वो उनमें ही ये जो क्वालिटीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि एथलेटिक्स क्षमताएं हैं, तार्किक विचार है, इनकी प्रक्रिया जो बढ़ जाती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मिडल चाइल्डहुड के बच्चों में ऐसी सिचुएशंस हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। रीजन है, बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। देखो जो मेंस्ट्रुएशन होता है गर्ल्स में, तो कुछ जो कल्चर होते हैं उनमें ये बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली जो असम साइड का एरिया होता है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि कुछ कल्चर में इसको सीक्रेट रखा जाता है। ये बात ठीक है। उसके बाद ये यही बताया गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ अलग-अलग प्रकार के होते हैं, मतलब सारों के लिए कल्चर अलग-अलग होता है बच्चों के लिए। तो ये बात दोनों ही बिल्कुल सही है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, रीजन और एजर्शन बिल्कुल दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, टोटली अनप्रिडिक्टेबल या फिर यूनिडायमेंशनल या फिर डायनामिक। जो डेवलपमेंट होता है, देखो डिसऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर होता है। उसके बाद अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, प्रिडिक्टेबल होता है डेवलपमेंट, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा किस एज में चलना स्टार्ट करेगा, कब उसके मिल्क के दांत टूटेंगे, वो क्या करना स्टार्ट करेगा, क्रॉलिंग कब स्टार्ट करेगा, तो हम सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पहले जो है वो पूरे हाथ चलाएगा, बॉल पकड़ेगा, फिर उसकी उंगलियां चलना स्टार्ट होगी। तो ये प्रिडिक्टेबल होता है डेवलपमेंट। यूनिडायमेंशनल नहीं होता, बहुआयामी होता है, बहुत बार हमने पढ़ा है। मल्टी डायमेंशनल होता है। फोर्थ ऑप्शन है डायनामिक, यही सही ऑप्शन है कि गतिशील होता है डेवलपमेंट, रुकता नहीं है, स्टैटिक नहीं होता। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज दोनों ही शामिल होते हैं और हमेशा ही ये गतिशील रहता है, वॉर्म टू टॉम चलता है, हमने ये भी पढ़ा है। तो डायनामिक आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। देखो सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, सी बताया हुआ है मैंने कि सी से सिर याद रखना, सी से सिफेलोकॉर्डल और सी से सिर से पैर। तो सिर से पैर सही हो जाएगा, हेड टू टोय। जो विकास होता है वो हेड टू टोय होता है। और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है सेंटर से बाहर की ओर, मतलब क्या होता है, पहले पूरा हाथ चलाता है, अपने हाथ से पूरी ग्लास को पकड़ता है, बाद में वो अपने बटन बंद करना सीखता है, बाद में उसकी उंगलियां चलती है। तो केंद्र से बाहर की ओर अगर पूछा हो तो प्रॉक्सिमोडिस्टल, और सिफेलोकोडल का मतलब होता है सी से सी याद रखना, सिर से पैर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित करते हैं। ठीक है बात, फिल्मों का प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। उसके बाद इसका रीजन है, मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सेकेंडरी एजेंसी होती है, मीडिया, स्कूल, ये सारी चीज़ें, और फर्स्ट एजेंसी होती है फैमिली और नेबरहुड। तो यहाँ से ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है बिल्कुल। नेक्स्ट है, रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। अच्छा, कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? देखो रमेश को पेन बहुत अच्छा लगा लेकिन वो उसे चुराएगा नहीं, क्योंकि वो दूसरों की नज़रों में बुरा नहीं कहलाना चाहता, जबकि वो ये नहीं सोचता कि चोरी करना बुरी बात है, या वो अपनी नैतिकता नहीं लगा रहा, वो सिर्फ ये इसी बात पे डिपेंड है कि मुझे कोई बुरा ना कहे, मुझे कोई अच्छा ना कहे। तो ये जो स्टेज होती है वो होती है
कन्वेंशनल लेवल की स्टेज, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिन्यास, गुड बॉय और नाइस गर्ल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कोहलबर्ग की थ्योरी में, जहाँ जो है बच्चे हमेशा अपने माता पिता या अपने समाज की नज़रों में अच्छा बनने के लिए ही मोरालिटी को फॉलो करते हैं, बाकी वो कोई मोरालिटी को फॉलो नहीं करते। इस एज के जो बच्चे होते हैं कन्वेंशनल लेवल की एज के, उन बच्चों में कुछ गलत आदतें भी डेवलप हो जाती है, जैसे कि बहुत सारी गलत आदतें, लाइक सिगरेट पीना भी स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स की नज़रों में अच्छा बना रहना चाहते हैं। ठीक है, घर पे आके वो दूसरी मोरालिटी को फॉलो करते हैं जो उसके माँ बाप उसे बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी नज़रों में अच्छा बना रहना चाहते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं टीचर के आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि वो टीचर की नज़रों में अच्छा बना रहना चाहते हैं, तो वो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन की स्टेज में होते हैं कोहलबर्ग के अनुसार। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी है और सभी बच्चों के लिए समान माना है कि हर बच्चे इन 4 चरणों से, इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। बिल्कुल सही बात है। और किसी चीज़ को उन्होंने महत्व नहीं दिया। और सामाजिक, इसका रीज़न क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देखो, ये इसकी आलोचना हुई, और क्यों आलोचना हुई? क्योंकि ये जो सामाजिक और संस्कृति भी है, ये भी तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये दोनों ही बात बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे आलोचना वर्ड यूज़ ना हुआ होता तो यहाँ पे ये बात सही नहीं होती, सेकंड वाली, ये इसका बिल्कुल तर्क नहीं होता। तो अभी इसका बिल्कुल सही तर्क है, तो ए और आर दोनों ही सही है। सोशल कल्चर पे फिर बाद में लेव वाइगोस्की ने बात की। पियाजे ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने अपने ही सिद्धांत 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिए कि इस टाइम बच्चे में ये विशेषता होती है, इस टाइम उसमें ये एबिलिटी डेवलप होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है children's reasoning in dash stage is limited with focus on one perceptual dimension of the problem। ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ एक ही पहलू दिखाई देता है प्रॉब्लम का? तो ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। बिल्कुल सही बात है। देखो, फॉर्मल कन्वेंशनल ऐसी कोई स्टेज नहीं होती, ये पियाजे की स्टेज से नाम दिए गए हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल में बच्चे में कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, थोड़ा सा वो सोचना स्टार्ट कर देता है, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। और फॉर्मल ऑपरेशन में तो बिल्कुल ही डिडक्टिव थिंकिंग पैदा हो जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। इस एज के जो बच्चे होते हैं 2 से 7 साल के बच्चे, वो अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, एक ही प्रॉब्लम को एक ही सोल्यूशन ढूंढते हैं, मतलब एक ही प्रॉब्लम का एक ही तरीके से सोल्यूशन ढूंढना पसंद करते हैं। उतना दिमाग उनमें नहीं होता कि वो मल्टी सोल्यूशन ढूंढ सके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ले वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? मतलब इनमें से क्या बात है जो ले वाइगोस्की ने कही है? तो टीचर शुड हेल्प द चिल्ड्रंस वेरिंग द लेवल एंड अमाउंट ऑफ देयर सपोर्ट। बिल्कुल ये बात सही है। जो सपोर्ट, हेल्प, गाइडेंस की बात थी, वो इनमें से वाइगोस्की ने ही बात करी थी, सपोर्ट और हेल्प पे, जिसको स्कैफोल्डिंग नाम दिया था। टीचर्स शुड इनेबल कंडीशनिंग। देखो, कंडीशनिंग की बात कोई लेवाइगोस्की ने नहीं की। टीचर्स शुड प्रमोट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव री, इसकी बात की थी स्कीनर ने। टीचर्स शुड फॉर्मुलेट वेज टू एनहांस द मेमोरी स्ट्रेटजीज, ऐसी बात भी कोई नहीं की। तो जो सपोर्ट और हेल्प पे बात की थी वो की थी लेवाइगोस्की ने, तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। जो गाइडेंस होती है, हेल्प होती है, इसकी बात इन्होंने की थी, स्कैफोल्डिंग नाम दिया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट हैज प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? अच्छे से पता है हमें, कोहलबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत। और अगर यहाँ पे जीन पियाजे भी होता तो जीन पियाजे भी सही था। पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ने ही मॉरल डेवलपमेंट पे काम किया है, उसकी थ्योरी दी है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग सही हो जाएगा। जितने भी एग्जाम हमने देखे अभी, तो हमने देखा है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। मतलब जो हम 2014 2015 की करते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन बनाए गए हैं, कोई नया क्वेश्चन इनमें नहीं है। सीटेट हमेशा यही करता है, अपने सारे रूल्स को फॉलो करता है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं में से ही क्वेश्चन बनाता है हमेशा। इसलिए कोई बुक वगैरह की कोई परचेज करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती कि सीटेट के लिए कौन सी बुक लें या कौन सी नहीं। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और कोई मॉक टेस्ट अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है और कुछ नहीं। ठीक है, और हमें ये भी देखा है कि लेव वाइगोस्की से हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कोहलबर्ग और लेव वाइगोस्की, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जीन पियाजे के भी इतने नहीं होते जितने कोहलबर्ग और वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों को आप अच्छे से करना। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से, फिर वाइगोस्की से क्वेश्चन आया है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनेबल चिल्ड्रन टू प्रोग्रेस इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी के बारे में हमने पढ़ा है, वो एक एरिया होता है जिसमें पहले बच्चा खुद काम नहीं कर सकता, फिर वो किसी की सपोर्ट हेल्प से काम करता है, तो उस एरिया को पूरा कर लेता है, तो वो होता है जेडपीडी। और इसमें जो दी जाती है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अभी हमने पढ़ के आए हैं, स्कैफोल्डिंग सही आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की जी ने 3-4 चीज़ें ही दी है बस, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी और ये कोलैबोरेटिव लर्निंग और एक ये प्राइवेट स्पीच वगैरह के बारे में बताया है, अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है वीडियो में। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने के पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। ठीक है, निम्न में से किस बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि में शामिल नहीं किया गया? हमें पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टी डायमेंशनल बुद्धि का सिद्धांत दिया है और उसमें 8 टाइप की बुद्धि बताई है, तो इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है, नोट पे ध्यान रखना। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बिल्कुल बताया है, प्राकृतिक बुद्धि, क्रिएटिव इंटेलिजेंस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की, लिंग्विस्टिक बिल्कुल भाषाई बुद्धि बताई है जो कवियों में होती है, लेखकों में होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बिल्कुल सही जो सिंगर में होती है, गायकों में होती है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी कोई सृजनात्मक बुद्धि उन्होंने नहीं बताई है, क्रिएटिव बुद्धि का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर थ्योरी खत्म। वहीं से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने वाला क्वेश्चन हमें ढूंढना है। फर्स्ट है वो इनका जोड़ करना है। देखो, इनका जोड़ करना कोई क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा, उसे जोड़ आता है तो कर देगा, नहीं आता तो रहने देगा। दूसरा, विश्व युद्ध कब हुआ, ये भी रटा रटाए क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ, ये भी रटा रटाए क्वेश्चन है, अपना दिमाग नहीं यूज हो रहा। तो हाउ कैन बी चैलेंज प्रेजुड्यूसेस एंड स्टीरियोटाइप, मतलब रूढ़िवादिता को हम कैसे चुनौती दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, इसमें अपनी थिंकिंग लगाएगा कि कैसे करें, क्या चेंज करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें पैदा होगी, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब स्टैंडर्डाइज तो वैसे ही नेगेटिव होता है। टीचर्स शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नेगेटिव है। द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग एवरीवन द सेम बाय डिसमिसिंग डिफरेंसेस। देखो, सेम नहीं कर सकते, डिसमिसिंग डिफरेंसेस को सेम नहीं, अलग अलग टाइप के बच्चे हैं तो अलग अलग अधिगम शैलियों का हमें यूज करना है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सीधा ही काट दो। तो ए, ये फोर्थ ऑप्शन, बोथ ए एंड आर दोनों ही फॉल्स हैं बिल्कुल। ठीक है, जो ये मानकीकृत होता है हमेशा नेगेटिव देता है, और एक समान लर्निंग स्टाइल यूज करना ये भी हमेशा नेगेटिव देता है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीचर्स शुड यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिस्कस दैट इट इज सोशल कंस्ट्रक्ट टू, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए टीचर को जो जेंडर न्यूट्रल हो, मतलब जिसमें कोई पक्षपात ना हो, दोनों को इक्वालिटी दे, लड़का और लड़की दोनों को ही इक्वालिटी दे। तो इससे किसको बढ़ावा मिलेगा, रूढ़िवादिता को बिल्कुल नहीं, भेदभाव को नहीं, अनुरूपता मतलब कन्फर्मिटी को नहीं, जेंडर क्षमता बिल्कुल सही है, समता होगी, इसमें समान होंगे, जेंडर इक्विटी होगी, बिल्कुल सही बात है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। ठीक है, उनको अलग कर, पृथक्करण नेगेटिव वर्ड, केवल आ गया वैसे ही नेगेटिव वर्ड। समावेशी शिक्षा का इनको हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सके, सही बात है। इनको किसी प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है, अच्छा ऐसा तो नहीं होता है, तो शिक्षा की जरूरत सबको होती है, तो इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है, बिल्कुल इनका राइट है। इनको एक समान, एक जैसी कक्षा में पढ़ने का विद अदर चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो स्टैंडर्डाइज्ड आ गया, काट दो, नेगेटिव। रिटन टेस्ट नहीं लेना बिल्कुल। टेस्टिंग ऑफ एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं। प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल सीटिंग, हाँ ये बात सही है। प्रेफरेंशियल सीटिंग का मतलब होता है ऐसी, वहाँ ऐसी जगह पे उनको बिठाया जाए जहाँ पे उनको प्रेफरेंस मिल सके बच्चों को, उनको सबसे पहले समझ आए, नॉर्मल बच्चों को बाद में आए चाहिए, उनको सबसे पहले समझ आए, ऐसी टीचिंग मटेरियल का भी यूज़ करना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है, इंक्लूसिव स्कूल्स कैसे होते हैं भाई। अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड वैल्यू डाइवर्सिटी, हाँ ठीक बात है। बच्चों को पहचाने, नामीकरण करें, पृथक करें, नहीं। एक रूपता और मानकीकरण, फिर आ गया मानकीकरण, गलत, काट दो। दया और सहानुभूति बिल्कुल नहीं दिखानी होती बच्चों को, छोटा फील नहीं करवाना है उन्हें, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड वैल्यू डाइवर्सिटी।
उनमें जो विविधता है उसको एक्सेप्ट करें और उसी हिसाब से अपनी लर्निंग स्टाइल को अपनाएं, टीचिंग स्टाइल को अपनाएं। रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है, मतलब एन एसेंशियल एंड टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी हमेशा जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ, ध्यान रखना, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग तो कट जाएगा। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, ठीक बात है। प्रेफरेंस फॉर रिपीटिंग टास्क, नहीं, रिपीट करना एक नेगेटिव है। सेंट्रेशन इन थॉट, ये भी गलत है। ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, यहाँ से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विचारों की मौलिकता क्रिएटिविटी के साथ जाती है हमेशा। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रस्ताव है, नहीं, एक समान स्कूलों का प्रस्ताव है। समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई है। समावेशन केवल केवल वाला तो वैसे ही काट दो। समावेश सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मुझे तो सेकंड भी सही नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन में सही बताऊं तो मुझे चारों ही ऑप्शन सही नहीं लग रहे। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इंक्लूजन प्रपोज स्पेशल स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, नहीं। प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर कनेक्टेड। इंक्लूजन पर्पज इज अडेप्टेशन ऑफ करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, बिल्कुल नहीं। इंक्लूजन इम्फेसाइज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम, नहीं यार, ये भी रॉन्ग है। मुझे सेकंड भी ठीक नहीं लग रहा, बट अगर इनमें से देखा जाए तो थोड़ा बहुत सेकंड पे ही बात बन रही है। बाकी 20 क्वेश्चन का आंसर अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे तो चारों ही गलत लग रहे हैं इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज इज इलुस्ट्रेटिव ऑफ अ सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? सामाजिक रचनावादी कक्षा का क्या उदाहरण है? एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, शिक्षक करता है, बिल्कुल नहीं। एक कक्षा जहां जो पढ़ाया गया है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ से बेस्ट है। कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, वहीं पे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, सोशो कंस्ट्रक्टिविटी, जहाँ पे सारे मिलके बैठ के आपस में बातें करके पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग? डिस्कशन एंड डिस्कवरी, हाँ यही है एक पॉजिटिव पॉइंट। कंडीशनिंग, स्टैंडर्डाइज्ड या फिर रिपीटेड, बिल्कुल नहीं। तो डिस्कवरी एंड डिस्कशन वेरी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ये, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा जो मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करे। उसके बाद है डैश इज अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम, मतलब क्या है इनमें से जो बाधा पहुंचाती है? एनालॉजिकल थिंकिंग, तो बाधा नहीं पहुंचाती, अच्छी चीज़ है। एल्गोरिथम भी अच्छी चीज़ है। ह्यूरिस्टिक, ये भी ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था ह्यूरिस्टिक मेथड, याद रखना। रिस्पॉन्स सेट, हाँ रिस्पॉन्स सेट गलत है। रिस्पॉन्स सेट का मतलब क्या होता है? कुछ भी नया नहीं अपनाना, जो रूल वगैरह दिए गए हैं, जो एक चीज़ एक वे से चीज़ को देखना और उसी से आंसर करना, तो रिस्पॉन्स सेट है जो बाधा पहुंचा सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। मतलब इनमें क्या होता है, रिस्पॉन्स सेट में अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, जो रटा रटाई चीज़ होती है वही बोल देते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग आर कॉल्ड। देखो थिंकिंग की थिंकिंग कहलाती है मेटाकोग्निशन, ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। कोग्निशन होता है संज्ञान और संज्ञान का संज्ञान होता है मेटाकोग्निशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली व्हेन दे पार्टिसिपेट इन डीकंस्ट्रक्चुअलाइज एक्टिविटीज, मैकेनिकल एक्टिविटीज, पर्पसफुल एक्टिविटीज या फिर एक्टिविटीज टोटली कंट्रोल्ड एंड एक्टेड बाय द टीचर। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही है वो है पर्पसफुल एक्टिविटीज। अगर एक्टिविटीज पर्पसफुल होगी, अर्थपूर्ण होगी, तो बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से बच्चे सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है, हाँ। कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड आफ्टर एन असेसमेंट, नहीं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैन बी फैसिलिटेटेड बाय गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, नहीं, पनिशमेंट नहीं देनी। इज हिंडर्ड बाय देयर डेवलपमेंट, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। टेक्स प्लेस इन सोशो कल्चर, जो हमने पढ़ा भी है डेवलपमेंट की थ्योरी में, सोशो कल्चर थ्योरी लेवाइगोस्की से है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संवाद व चर्चाएं प्रक्रिया बच्चों संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक है, सही बात है। सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कब आती है? जब बच्चों में अंदर से इंटरेस्ट जागेगा सीखने के लिए। तो बिहेवियरिस्टिक व्यू, कॉग्निटिव व्यू, सोशो कल्चर व्यू या साइको सेक्सुअल व्यू? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
कि ये सब किसने दिया था, तो बिहेवियर पे बात की थी। अभी जो प्रेजेंट में है, मनोविज्ञान को बिहेवियर का विज्ञान कहा जाता है, वॉटसन ने बात की थी। कोग्निटिव का हमें पता है, सोशो कल्चर लेवाइगोस्की, साइकोसेक्सुअल सिगमंड फ्राइड। तो अगर यहाँ पे इंटरेक्शन विद समाज की बात हो रही है, सामाजिक संपर्क पर बात हो रही है, तो आंसर जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशो कल्चर व्यू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? रुचि के कारण नया कौशल सीखना, हाँ ठीक है। इनाम जीतने के लिए नहीं, ये तो बाहरी इंट्रिंसिक है, बाहरी मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, सजा से बचने के लिए नहीं। माता पिता की प्रशंसा, ये भी बाहरी हो गया। तो अंदर से जो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, जब बच्चे खुद इंटरेस्ट लेंगे चीजों में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा, मतलब फैसिलिटेट करेगा, आगे बढ़ाएगा? तो टेंशन, हाई एनजाइटी, या फिर क्यूरियोसिटी, या फिर ह्यूमिलेशन? तो तनाव नहीं, भारी चिंता नहीं, हीनता नहीं, जिज्ञासा सही है। जिज्ञासा से ही अर्थपूर्ण सीखने के लिए प्रेरित होगा बच्चा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस थे 2022 के।